16 जून के करंट अफेयर में आप सब लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम है। आइए आज हम सब लोग 16 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा है हाल ही में G7 ने देखिए ये हम भूगोल नहीं, यूक्रेन होना चाहिए, क्या है यहाँ यूक्रेन। तो हाल ही में G7 ने यूक्रेन की सहायता के लिए कितने फंड देने को कहा है। देखिए हाल ही में G7 की मीटिंग हुई, उसमें जो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा है कि हाल ही में हम सब लोग क्या करेंगे, यूक्रेन को मिलकर $50 बिलियन का क्या देंगे, फंड देंगे। ठीक, किसने कहा है, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने कहा है। कब बोला, G7 की बैठक में। ठीक, तो ये पैसा आएगा कहाँ से, तो ये पैसा आएगा, देखिए जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो रूस के जितने भी एसेट थे विदेशों में, जिस तरह अमेरिका में, फ्रांस में, यूके में, इन सब में जितने भी इनके फॉरेन एसेट थे उन सबको क्या कर लिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब उनको धर लिया। जिस तरह कहते हैं ना कि मेरा पैसा मैंने किसी को दे रखा था, ठीक, तो वहाँ मैंने बैंक में जमा किया और बैंक ने मेरे पैसा धर लिया, वो मुझे पैसा दे नहीं रहा है। तो इसी तरह जितने भी पश्चिमी देश हैं उन्होंने उनके पूरे एसेट्स को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है। अब जो फ्रीज हुआ पैसा है उस पैसे से क्या करेंगे ये लोग, $50 बिलियन की क्या देंगे, फंड देंगे। किसको, यूक्रेन को। समझ में आया, यूक्रेन को क्या देंगे, $50 बिलियन का फंड। तो ये फंड कहाँ से आएगा, ये क्या करेंगे, रूस की लगभग $300 बिलियन ये जो संपत्ति है, इसकी संपत्ति को क्या करेंगे, बेचेंगे, और बेचने पर जो भी प्रॉफिट होगा वो सब किसको दे दिया जाएगा, $50 बिलियन का, ये दे दिया जाएगा यूक्रेन को। समझ में आया। आइए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सूर्य के वायुमंडल के घूमने के नए पैटर्न को ऑब्जर्व किया। देखिए ये क्या है, चीन के, किसके, चीन के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हाल ही में क्या किया, इन्होंने अपने एक सैटेलाइट भेजी थी जिसका नाम था चेस। क्या था, चेस। ठीक, इसके टेलीस्कोप का यूज करके इन्होंने देखा कि जो सूर्य के वायुमंडल है ना, जो सोलर सन का एटमॉस्फेयर है, वो क्या कर रहा है, कुछ अलग पैटर्न में क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो इसी को देखा चेस टेलीस्कोप से, ठीक, यूज करके। तो चेस की फुल फॉर्म क्या ये है, चाइनीज H अल्फा सोलर। ठीक, ये सैटेलाइट लॉन्च की थी। ठीक, देखिए ये पब्लिश की है नेचर एस्ट्रोनॉमी ने। अच्छा, ये खबर छापते हैं भाई, किसने छापी है भाई, नेचर एस्ट्रोनॉमी ने। ठीक, इन्होंने कहा है देखो ये जो नया पैटर्न बना है, ये सूर्य के एटमॉस्फेयर की पहली सटीक 3 डायमेंशनल क्या है, तस्वीर है। ये क्या है, पहली सटीक 3 डायमेंशनल 3D क्या है, पिक्चर है। समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको याद रखिएगा, चेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय सेना को मेड इन इंडिया ड्रोन की पहली खेप या बैच मिली है ना। तो ये मिली है नागास्त्र 1। क्या है, नागास्त्र 1, इसकी क्या मिली है, पहली बैच मिली है। अच्छा, नागास्त्र 1 है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। नागास्त्र 1 है क्या, देखिए ये है जो एडवांस सुसाइड ड्रोन है ना। ये क्या, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। ठीक, नागास्त्र 1 क्या है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। मतलब ये एक ऐसा ड्रोन है जो इंसान अच्छे से क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, और सटीक निशाने पर, जो भी दुश्मन है उसके सटीक निशाने पर इसको क्या कर सकता है, फायर कर सकता है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको बनाया किसने, देखिए इसको बनाया है सोलर इंडस्ट्री, जो नागपुर में एक सोलर इंडस्ट्री है ना, वर्क करती है किसका साथ, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में EEL बोलते हैं। इस कंपनी के जो सोलर इंडस्ट्रीज है, कौन, सोलर इंडस्ट्री,
इन्होंने मिलकर इस नगस्त्र वन को क्या किया है, बनाया है। और ये है कहाँ, ये है नागपुर में। कहाँ है ये कंपनी, कहाँ है, नागपुर में। ठीक, तो इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखिए इसमें भारत की रैंक मिली है 129। देखिए जेंडर गैप, जेंडर आप जानते हो मेल और फीमेल, इनके बीच गैप कितना ज़्यादा है, मतलब क्या इन दोनों को बराबर भाग मिल रहा है, क्या इनकी पार्टिसिपेशन बराबर है या नहीं। तो इस टाइप की जो रेटिंग होती है वो कौन जारी करता है। देखिए ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये क्या करता है, अपनी हर साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। तो इस बार भारत की रैंक क्या है, 129 क्या है, इंडिया की रैंक आई है। ठीक, तो फर्स्ट पे कौन रहा है, देखो फर्स्ट पे आपका रहा है आइसलैंड। कौन रहा है, आइसलैंड। सेकंड पे रहा है आपका, सेकंड पे आपका कौन रहा है, सेकंड पे आपका रहा है फिनलैंड। सेकंड पे रहा है फिनलैंड। और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है आपका नॉर्वे। थर्ड पे कौन है, नॉर्वे। तो इसी तरह रैंकिंग कर करके इंडिया की रैंकिंग क्या बनी है, 129 बनी है। ठीक, तो इसको पहली बार कब किया गया था, इसको किया गया था 2006 में। किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको पहली बार रिलीज किया गया था। ठीक, तो इसमें देखा क्या जाता है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया जाता है। कितने, 4 मेजर एरियाज इसमें क्या किया जाते हैं, कवर किया जाता है। ठीक, जिसमें पहला देखते हैं क्या महिलाओं की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है या नहीं, क्या उनको इकोनॉमी में बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं। मतलब पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक, क्या उनकी आर्थिक भागीदारी है, क्या उनको आर्थिक अवसर मिल रहे हैं या नहीं, ये देखा जाता है पहला। ठीक, और दूसरा क्या देखा जाता है, इसमें दूसरा देखा जाता है क्या एजुकेशनल अटेनमेंट है या नहीं, मतलब शैक्षिक उपलब्धि मिल रही है या उनको नहीं। दूसरा क्या है, एडुकेशनल अटेनमेंट। ठीक, इसको बोलते हैं शैक्षिक उपलब्धि, क्या इनको शैक्षिक उपलब्धि किसको, महिलाओं को मिल रही है या नहीं। फिर थर्ड पे आता है आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल। ठीक, हेल्थ स्वास्थ्य और सर्वाइवल मतलब अस्तित्व, क्या उनका स्वास्थ्य और अस्तित्व में बराबर हिस्सेदारी है या नहीं। फिर लास्ट एंड चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक, क्या उनको राजनीतिक सशक्तिकरण मिल रहा है या नहीं। ठीक, तो इसमें 4 मेजर एरियाज को कवर किया जाता है। पहला होता है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, क्या आर्थिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है या नहीं, मतलब भागीदारी है या नहीं। क्या एजुकेशन की उपलब्धि उनको मिल रही है या नहीं। फिर हेल्थ और सर्वाइवल में उनका क्या योगदान है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है ना, जो भी आपकी राजनीतिक सशक्तिकरण है उसमें उनकी क्या भागीदारी है। इन 4 एरियाज को कवर किया जाता है। इन्हीं 4 एरियाज के बेस पे हर कंट्री की क्या बनती है, रैंकिंग बनती है। तो इंडिया में इसको मिली है 129 मिली है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको दिखा दिया है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ कहाँ स्थित है। देखिए ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने का कारण भी है क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी इस चमोली में स्थित जोशीमठ को बदल दिया है ना। तो क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, तो चमोली में ये है कहाँ, चमोली में स्थित जोशीमठ, इसका नाम बदल कर ज्योतिर्मठ कर दिया है। क्या कर दिया है, ज्योतिर्मठ इसका नाम कर दिया गया। ठीक, अब जोशीमठ से क्या हो गया है, ज्योतिर्मठ हो गया। और इसी तरह नैनीताल में, कहाँ, नैनीताल में, तो नैनीताल में आपकी तहसील है कोसिया कुटोली। कोसिया कुटोली, इसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया है, श्री कैंची धाम। श्री कैंची धाम, ये 2 के नाम बदले, हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, उत्तराखंड में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एनसीआरबी, ठीक, इसका फुल फॉर्म बताएं क्या, द्वारा नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। देखिए हाल ही में एनसीआरबी ने क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया है
जिसके थ्रू आप कोई भी आपराधिक मामले के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि ये आपराधिक मामला है, इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, क्या क्या थे, उस सब बारे में आपको प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम है NCRB संकल्प ऑफ क्रिमिनल लॉस। ठीक, ये ऐप एक क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक, तो अब चलते हैं NCRB की फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB है क्या? ये है नेशनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल, देखो सी क्राइम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक, इसको सेटअप किया कब किया था? इसको बनाया गया था 1986 में, इसको सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, तो इसमें है क्या? इसमें ये बताया गया कि कोई भी आम जनता, जो भी न्यायालय के क्या अधिकारी हैं, ठीक, और आपके क्या है, आपके जितने भी वकील, लॉयर्स हैं, और जो भी छात्र, स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के बारे में पढ़ाई कर रहा है, वो या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी है, इनके कोई भी जानकारी लेनी है तो वो इस ऐप के थ्रू ले सकता है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता। ठीक, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये इनका नाम है श्रुति वोरा। कौन है? श्रुति वोरा। इन्होंने हाल ही में ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स की प्रतियोगिता जीती है। ठीक, तो आयोजित कहाँ हुई थी? ये हुई थी स्लोविया में। कहाँ? लिपिका। लिपिका कहाँ है? स्लोवेनिया। यहाँ पर ये क्या हुई थी? प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ठीक, किसको हराया? इन्होंने हराया था मालदोवा की तातियाना। मालदोवा की तातियाना को हराया, है ना? पूरा नाम तातियाना एंटोनेंको को हराया। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? देखो, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब बनाया गया? देखिए बनाया गया 14 जून को। कब बनाया गया? 14 जून को इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था भी? इसका उद्देश्य है ब्लड डोनर डे का कि रक्तदान के महत्व और समुदायों को सहयोग देने के बारे में जागरूक करना। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि रक्तदान के महत्व और समुदायों को सहयोग देने के बारे में जागरूक करना, है ना? कि रक्तदान के महत्व का क्या है और समुदायों को भी, जो लोकल जितने भी समुदाय कम्युनिटीज हैं उनको सहयोग देने के लिए क्या करना है अभी? जागरूक करना। इसका क्या था? उद्देश्य था। तो इसकी थीम क्या थी भाई? इस साल इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी दान के उत्सव के 20 वर्ष। दान के उत्सव के 20 वर्ष। ठीक, वो लास्ट में लिख दिया रक्तदाताओं का धन्यवाद। ठीक, ये इसकी क्या थी? थीम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया आर्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू होने वाला है? देखिए ये शुरू होने वाला है हैदराबाद में। कहाँ शुरू होगा आपका? हैदराबाद में। ठीक, ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। कितने दिन का प्रोग्राम होता है? 3 डेज का प्रोग्राम होता है। इसमें होते क्या है? जितने भी मल्टी सेंसरी आर्ट फेस्टिवल, ठीक, जो सेलिब्रेट करते हैं किसको? आर्ट एंड आर्टिस्ट, जो अलग अलग तरह के क्या होते हैं? आर्ट होते हैं, और जो भी आर्टिस्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सब के क्या करना है? इनको सेलिब्रेट करना है। 3 डेज का प्रोग्राम होता है, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। क्या करते हैं? सेलिब्रेटेड किया जाता है क्या? आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब अलग अलग प्रकार के जितने भी आर्ट हो गए, कला हो गए, कलाकार हो गए, उनको क्या किया जाएगा? सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था? देखो इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। 2011 में।
इसके पहले से ही 25 एडिशन ख़त्म हो चुके हैं, 25 एडिशन क्या हो गए हैं ये कंप्लीटेड। ठीक, कहाँ कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली, ठीक, मुंबई एंड बेंगलुरु, ये 3 जगह इनके 25 एडिशन क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। चौथा बनाया जा रहा है कहाँ, हैदराबाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ये किया गया है डॉक्टर पी.के. मिश्रा को। इनको क्या बनाया गया, भी प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, ठीक, ये बनाया गया है। और बाकी ये जो 2 नेम हैं ये रिटायर्ड क्या हैं, ये हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर। इनको बनाया गया है PM के एडवाइज़र, PM के एडवाइजर्स के रूप में तरुण कपूर और अमित खरे, ये दोनों PM के क्या बने हैं, एडवाइजर्स बने हैं। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं, कौन सेक्रेटरी बना है, ये बना है डॉक्टर P.के. मिश्रा। ठीक, तो यहीं पर हमारे टॉप 10 करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।